हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर एक नई बुक के साथ। बेटा, आज पहली बुक हमारी अब ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। हम सेकंड बुक की बात करेंगे। पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी तरफ देख रहे हैं सब बाबू। बुक ना लॉजिक कर बुक शुरू करने का लॉजिक ना कुछ और है, ठीक है ना। कई टीचर्स क्या करते हैं बेटा, थर्ड बुक भी पहले शुरू कर देते हैं, जो मेरे लिए थर्ड बुक है, ठीक है ना, जहाँ हमें बेटा कंपनी अकाउंट्स की बात करनी है। बेटा जब आप कंपनी अकाउंट्स की बात करोगे तो बेटा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आनी चाहिए। और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वही बैलेंस शीट, वही P&L अकाउंट जिसको आप बोलते हो, वो बेटा इस बुक में है। अब भाई टीचर क्या करते हैं, पहले वो बुक करा देते हैं, वहाँ कहते रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जब यहाँ आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं, फिर दोबारा उस बुक पे वापस जाते हैं, अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देखो। तो जरूरत क्या है भाई, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जान लो, बाद में कर लेना वो बुक, उसमें भी क्या आफत है। ठीक है जी बाबू। अब थोड़ा सा मुद्दा मैं बता देता हूँ, बुक में चलेगा क्या और कैसे चलेगा। बेटा टोटल कुल मिला के पुरानी बुक में बेटा 6 चैप्टर थे। 6 में से 2 हटा दिए गए लास्ट ईयर ही। आकाश अब वो मेरी तरफ देख रहे हो सब। बेटा बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी तरफ देख लो प्लीज यार, ये काम नहीं ऐसे चलेगा बाबू। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। बेटा पहले पढ़ तो लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइज तो तब करोगे ना जब आता होगा। बता देता हूँ, आपके पास जो एनालिसिस के टूल हैं, पूरी बुक में 4 चैप्टर बचते हैं, पुरानी बुक में 6 थे, 2 हटा दिए गए, 4 बचते हैं। 4 में से एक थ्योरी है, ठीक है ना। थ्योरी तो बिल्कुल एंड में करेंगे, 2 दिन का चैप्टर है बाबू। यानी कि कुल मिला के 3 ही चैप्टर हैं मेरे पास। एक में बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है, और 2 मेरे एनालिसिस के टूल हैं। आपको बता देता हूँ, जब आप सीए में आगे बढ़ते हो बेटा या सीए करते हो तो 10-12 टूल आपको टोटल आते होते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड और एनालाइज करते हो। यानी कि मेरा क्लाइंट मेरे सामने बैलेंस शीट ला कर रख दे तो मैं बैलेंस शीट देख के बता देता हूँ कितनी स्ट्रांग तेरी फाइनेंशियल पोजीशन है या कितनी वीक है, या तेरी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, या तेरी सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। मतलब हर एंगल से एनालाइज करके दे देते हैं। पर बेटा वो एनालाइज करनी तभी तो आएगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद होगी। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं पता क्या होती है तो एनालिसिस कैसे कर दोगे। ये समझ रहे हो, बुक का नाम जरूर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपको बताऊं बेटा टीचर्स लोग क्या करते हैं, मैं पहले आज चैप्टर कराऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और याद कराऊंगा पूरी, और कम से कम देख लेना आप, आज से गिन लेना, वरना मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड होता है। 10 लेक्चर टोटल लगेंगे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने में कि क्या है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ, चलो खैर एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट है मेरी ज़िंदगी का। तो मैंने इस बुक के ना 1.5 चैप्टर करा दिए 3 में से। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बैच वाइंड अप करना पड़ गया 3 अगस्त को। मैंने बैच बंद कर दिया 100 दिन के लिए बाबू। मेरे बच्चे कहीं और गए, वहाँ बेटा शुरू भी नहीं हुए थे ये चैप्टर अभी, ठीक है। तो सबसे तेज़ सिलेबस मेरा चल रहा था, कहीं फर्स्ट बुक ख़त्म हो रही, कहीं क्या हो रहा, कहीं क्या हो रहा, ऐसा चल रहा था। तो जब बच्चे गए इस बुक से, ये बुक स्टार्ट हो रही थी कहीं पर, ठीक है। मैं क्या किसी टीचर का नाम बोलूँ, 3-4 टीचर ने क्या किया पहले दिन, बेटा ये बैलेंस शीट है, कल इसको याद करके आना, अगले दिन ये SPL है, इसको याद करके आना। तीसरे दिन बेटा शुरू कर दिया अगला चैप्टर। मतलब जिस चीज को मैंने 10 दिन में कराया टीचर ने ऐसे कराया, और मेरे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे क्या हो रहा है। और ये आज भी पता कर लेना, कोई आज उनके पढ़ाने का तरीका नहीं बदल जाएगा। आएंगे वो 1 महीने बाद आएंगे इस चैप्टर पे, सब बहुत पीछे हैं, सब बहुत पीछे हैं। आप एक बुक निपटा चुके हो, किसी की नहीं निपटी, ठीक है जी। चलो खैर मुझे मतलब नहीं बेटा कोई क्या कर रहा है, ठीक है। मेरा तो बेटा सोच आपके भले में, ठीक है जी। और भला तब होगा बेटा जब अच्छे से पढ़ोगे। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। बाबू 1 मिनट के लिए आशुपोज करना भाई। बाबू अब सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th में बनाते थे सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब मुझे तो ये पता नहीं आप कितनी चीज़ों को इंक्लूड करते हो। क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, बस। गधे थे गधे रहोगे। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट,
कंटिंजेंट लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स और भी बहुत कुछ। ये 11th की नॉलेज है जो मैंने अभी बोली, गलत बोल रहे थे तुम। और फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट पढ़ लो, 11th क्लास में होता था एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वहां पर भी यही बोला होगा मैंने। चलो खैर, तुम्हें नहीं पता तो छोड़ो, मुझे अभी नहीं जाना उस चीज में, लेकिन आप सामने देखो बेटा। 11th क्लास में जब ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट आपने बनाया हो, मैं होप करता हूं बनाया हो। सर कभी बनाया? कभी 11th क्लास पढ़े हो बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को व्यास बोल रहे हो क्या? अच्छा बेटा, कभी 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L अकाउंट बैलेंस शीट बनाई हो? सर भी कोई बहुत अच्छा स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता था बैलेंस शीट का? बाबू क्वेश्चन ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन याद करो विद एडजस्टमेंट। क्वेश्चन ने मेरे को बेटा ट्रायल बैलेंस में पहली चीज कैश दी, मैंने बेटा कैश लिख दी। दूसरा फर्नीचर दिया, तीसरा चीज स्टॉक दिया, मैंने स्टॉक लिख दिया। चौथा डेटर दिया, डेटर लिख दिया। क्या मैं परवाह करता था कि बेटा यहाँ पर कुछ सीक्वेंस से लिखूं? नहीं, नहीं बेटा। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप किसी कानून से गवर्न नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई कानून नहीं लगता जो उसको ये बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। तो जैसी आपकी मर्जी थी आप लिखते थे, आप टी बैलेंस शीट बनाते थे और आपका काम भी चल जाता था। बाबू पार्टनरशिप पूरा पढ़कर आए हो मुझसे, पूरी किताब? और आपको पढ़ी है पार्टनरशिप पहली बुक? नहीं पढ़ी अकाउंट्स की? आपने पढ़ी है सक्षम फर्स्ट बुक? तो थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना, ठीक है। बाबू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी पढ़कर आते हैं हम पार्टनरशिप की, मतलब एडमिशन में भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, रिटायरमेंट में भी, ठीक है ना। बाबू अब आप खुद सोचो, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जैसे बेटा पुरानी बैलेंस शीट ने जिस सीक्वेंस में फिगर दी होती थी, हम लगभग वैसे लिख देते थे, या हम वैसे लिख देते थे। जिन एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट आती थी उनको तो मैं साथ साथ लिखता चला जाता था, जो बच जाती थी वो बाद में लिख देते थे। देखो, पार्टनरशिप गवर्न होती है कानून से, नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पर कभी वो ये नहीं बताता कि बैलेंस शीट बनानी कैसे है। आप पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना, मौका मिलेगा, सीए करोगे जो उनको मौका मिलेगा, जो ग्रेजुएशन पोस्ट करेंगे वो भी पढ़ेंगे कभी ना कभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा। तो जब आप पूरा कानून पढ़ दोगे ना, तब भी आपको लगेगा कि इसने सारी बात करी पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात नहीं करी। तो देखो, जब सोल प्रोप्राइटरशिप में भी मेरे पास चॉइस आ जाती है कि मर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं, पार्टनरशिप में भी मेरे पास चॉइस आती है अपनी मर्जी से, जो आइटम पहले लिखनी है लिखो, बाद में लिखनी है लिखो। सर कंपनी में चॉइस नहीं आती। कंपनीज एक्ट ने खुद बताया हुआ है किस आइटम के बाद कौन सी आइटम लिखनी है, ये आपकी मर्जी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में चल गया 11th बीत गई, 12th आधी बीत गई जी, बीत गई, ये भी चल गया। पार्टनरशिप में, कंपनी में तुक्का नहीं चलेगा आपका, ये मर्जी नहीं है बेटा। जब कैश आ गया कैश लिख दिया, जब डेटर आ गया डेटर लिख दिया, जब फर्नीचर आ गया फर्नीचर लिख दिया, ये कहानी नहीं चलेगी। तो बाबू कहानी कैसे चलेगी? अब बेटा एक फिक्स्ड फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट में, ठीक है जी। कंपनीज बेटा एक जगह पर शेड्यूल पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है करना, ठीक है ना। देखो वैसे तो मेरा अकाउंट्स रटवाने पे कोई विश्वास नहीं, पर बाबू ये तो रटना ही पड़ेगा, इसमें मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता। कानून ने कह दिया तो भाई कह दिया, मैं कानून से ऊपर नहीं हूं, ठीक है जी। तो बेटा रटेंगे जरूर, पर आपको पता है अगर मैंने रटवाना भी होगा तो मैं ज्ञान तो बहुत दे दूंगा। जो 1 दिन में करा रहा है और मैं 10 दिन में करा रहा, कोई तो अंतर होगा बेटा, ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है ना जी। तो बाबू 10 दिन चलाएंगे और बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। और आपको ये तो मैं पक्की बात बता देता हूँ, मैं इतना तो ट्रेन कर दूंगा आपको कि आप किसी फर्म की बैलेंस शीट देखकर ये तो बता पाओगे कि क्या चल क्या रहा है। एनालाइज करना कुछ कुछ तो आ जाएगा। जब सीए से पढ़ रहे हो यार, देखो एनालाइज करना तो सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे ऑफिस में जब स्टाफ आया, जब मेरे पास पहली बार कंपनी का काम आया 2017 में, ठीक है, 3-4 कंपनी का काम इकट्ठा आया, तो मेरे किसी स्टाफ को नहीं आता था। तो मैंने सबको बिठाकर समझाया कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट और क्या क्या समझते हो, ठीक है ना। 10 से 15 क्लास अपने स्टाफ की ली, ये समझाने के लिए।
चलो, तो बाबू शेड्यूल 3 पार्ट ए में फॉर्मेट दिया हुआ है। ये शेड्यूल 3 पार्ट ए किसका है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। बाबू कंपनी के ऊपर कानून लगता है आज की तारीख में कंपनीज एक्ट 2013। पुराने टाइम में कानून लगता था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है जी, और ये याद रखना है, कई बार पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन यही होता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है। ठीक है जी, तो बाबू ये देखने में कैसा है, आप सिर्फ सामने देख रहे हैं, अभी कुछ लिखे नहीं बेटा, बुक में पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं लिखना। बाबू फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज नोट नंबर, थर्ड कॉलम इज ऑफ फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, figures as at the end of previous year। बाबू एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर आप बेफिजूल छुट्टी कर रहे हो ना, किसी वीडियो की कोई उम्मीद नहीं होगी मुझसे इस पूरी बुक की, क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगा रहता हूँ और बच्चों को लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रही है, जब जरूरत होगी मिल ही जाती है। तो सर उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे, वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जो पढ़ना है यहीं पढ़ना है। बाबू अब क्या मतलब है इस चीज का, इधर देखना, जब मैं लिखता हूँ फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बेटा कंपनीज एक्ट ने ना कंपनीज को गाइड किया कि आप जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करोगे तो 2 सालों की करोगे, ताकि शेयर होल्डर को पता लगता रहे कि आप कितनी ग्रोथ कर रहे हो। यानी कि एक लेमैन, एक आदमी भी देख के बता सके कि कितनी ग्रोथ चल रही है कंपनी में। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मान लो सेल्स लिख दूँ, खैर मुझे लिखना नहीं, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ सेल्स, करंट ईयर में लिख दूँ 12 लाख, प्रीवियस ईयर में लिख दूँ 10 लाख, तो कोई गधा ही होगा जिसको ये देख के भी नहीं समझ में आ रहा कि 20% कंपनी बढ़ गई है, सेल ही 20% बढ़ गई एक साल में। तो समझ रहे हो बेटा, कंपनीज एक्ट ने तो शेयर होल्डर के लिए, लेमैन के लिए, यूजर के लिए आसान किया कि वो बैलेंस शीट देखकर सब समझ सके, वो फाइनेंशियल्स देखकर सब समझ सके। ठीक है जी बेटा, अगर कोई किसी कंपनी, श्रेष्ठ अब एक सेकंड का पोज कर, श्रेष्ठ खड़ा हो यहाँ। तो बाबू अगर किसी कंपनी को बने हुए अभी 1 साल ही हुआ है तो बेटा वो 1 साल की फिगर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, मान लो बेटा ये साल है 2021, कंपनी आज ही बनी है, तो सिर्फ 2021 के ही फिगर सारे होंगे। जब 2022 आएगा तो मैंने क्या लिखा, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो 31 मार्च 22 ये हो जाएगा और ये 31 मार्च 21 हो जाएगा। जब 23 आएगा तो 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, ऐसे चलता है। ठीक है जी, यानी कि बेटा एक ही बारी में 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर बात? बाबू जब मैं सोल प्रोपराइटरशिप के अकाउंट्स बनाता था या बैलेंस शीट बनाता था, तो आप देखते हो मैं जो बैलेंस शीट बनाता था बेटा, इट इज अ टी फॉर्म बैलेंस शीट। टी फॉर्म है ना यार, 11 पास होते तो पता होगा ना, टी फॉर्म यही है, टी फॉर्म। ठीक है बाबू, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखता था, लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। बेटा इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। लेकिन बेटा जब कंपनीज एक्ट ने हमें दिया वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिया, वो कहते हैं बस दे रहो, मतलब क्या बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइबिलिटीज लिखेंगे, और ये कोई साइड नहीं है, यानी कि टी फॉर्म तो कुछ चलेगा ही नहीं बेटा। इसी के नीचे एसेट्स लिखेंगे और यहाँ एसेट्स का टोटल, यानी कि बेटा ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का कुछ ऐसा है। दैट मीन्स अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, नॉट अ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब बेटा ऐसे ही ना, तो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे, टी फॉर्म में कुछ नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि फॉर्मेट वर्टिकल होगा, क्या करने वाले हम सब। बहुत बढ़िया, तो बाबू अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ लाइबिलिटी साइड। ठीक है ना जी, और मेरी कोई ऐसी सोर्स नहीं है कि मैं कानून से ऊपर हूँ, जैसा लिखूंगा ऐसा ही रटना है, पर बेटा रटवाने का तरीका है मेरे पास बहुत बढ़िया, ये तो मैं जरूर कह रहा हूँ। ठीक है जी, चलो बाबू सबसे पहले हम साइड लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, इसका नाम होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी।
बेटा आंखें खोल लो ढंग से, मैंने वर्ड लिखा है इक्विटी, ना कि इक्विटी कैपिटल। वर्ड इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल लगेगा पता, पर टाइम होता है, ठीक है, लग जाएगा पता 15 दिन के अंदर अंदर। इक्विटी क्या होता है और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, देख रहे हो ना वर्ड, मैंने इक्विटी लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, ठीक है। बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें ना 4 मेजर हेड है, 4 मेन हेड, ठीक है। कई बार पेपर इतना सिंपल होता है कि आपको बोलता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के 4 मेन हेड के नाम बता दो, और ये तो मैं कहता हूँ नल्ले को भी पता होते हैं। चाहता है बच्चा 4 नाम लिखता है, चल भाई ले 2 नंबर फ्री, ठीक है। कई बार तो पेपर नंबर लुटा रहा होता है, ठीक है, और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट करता है, ठीक है जी। अभी पता लगता है कैसे कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। तो बाबू 4 मेन हेड है, ठीक है ना। मेन हेड के नाम, सबसे पहला मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड। जब तक मैं कंप्लीट ना करूँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला मेन हेड है बेटा शेयर होल्डर फंड। सेकंड मेन हेड है बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेन हेड है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। और बेटा फोर्थ हेड है करंट लाइबिलिटी। तो 4 मेन हेड है, ठीक है। सबसे पहले मेन हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड, सेकंड का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड का नाम है नॉन लाइबिलिटी, और फोर्थ का नाम है करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। बाबू इनके अंदर सब हेड्स हैं, ठीक है जी। ये तो मेन हेड हो गए। बाबू आप जब 11th क्लास में थे करंट लाइबिलिटी का नाम सबने सुना है, ठीक है ना। आप नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह एक टर्म इस्तेमाल करते थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। हर वो 11th क्लास की बात ही बोलता हूँ अभी। हर वो लाइबिलिटी जो 12 महीने में पे करनी हो वो करंट लाइबिलिटी, और जो 12 महीने के बाद पे करनी हो वो सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। 11th में हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी टर्म यूज़ करते थे। सर करते हैं ना पार्टनरशिप में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ नहीं चलेगी कहानी, यहाँ तो वही चलेगी जो लॉ ने कह दिया। तो करंट के साथ हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो नॉन करंट लाइबिलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सबके बारे में ज्ञान दूंगा, ऐसे 10 दिन नहीं लगेंगे, ज्ञान सबके बारे में दूंगा। इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है जी। अभी मैं सब हेड के नाम लिखता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। बेटा पहला सब हेड है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, सेकेंड वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी, घर भेज दिया ना बेटा, बैठे रहना, फिर मांगते रहना बैठ के वीडियो। लगता है कोई करा सकता तो सर ये भी भ्रम दूर कर लेना। बाबू नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड है, सिर्फ अभी नाम नाम लिख रहा हूं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बाबू अब मैं करंट लाइबिलिटी का हेड लिखूंगा, सब हेड ये भी 4 हैं। 1 मिनट मेरी तरफ देखना, इसको लिखना थोड़ा आसान होगा अगर आप सोच सकते हो तो।
बाबू करंट लाइबिलिटी के भी चार सब हेड है, सिर्फ यहाँ नजर घुमाओ, नॉन करंट में भी चार लिखे हुए हैं। यहाँ क्या लिखा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बेटा यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर है ट्रेड पेबल। मैं गलती का स्कोप बता देता हूँ, यहाँ बच्चा लिख रहा होता है, यहाँ हर जगह पे लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पर भी लॉन्ग है, यहाँ पर भी लॉन्ग, यहाँ पर भी लॉन्ग। बच्चा यहाँ शॉर्ट लिखने की कोशिश करता है और कईयों को याद भी ऐसे होता है, पर यहाँ पर बेटा वर्ड है अदर करंट लाइबिलिटी। शिवा याद है ढंग से ये है? रटा था भी अभी। चलो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, चलो अब मैं रटने का तरीका सिखाऊंगा। अरे लिखने में मेरे को बड़ी बोरियत आती है, पर मेरे को लिखना था एक बार, मैंने लो तो करा खत्म हुआ। अब आ जाओ जरा, अब आएंगे पढ़ने पे। तो सर ठीक है, मैंने चार मेन हेड लिखे और सबके सब लिखे। मैं जितना रोज कराऊंगा उतना सुनना है मुझे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। बिना सुने चैप्टर चलेगा नहीं, क्योंकि अगले दो चैप्टर अगर आप चाहते हो मक्खन हो जाएं तो बेटा ये याद होना चाहिए। और अगर ये याद नहीं होगा तो देखो, जब जो टीचर इसको रटवाते हैं ना, वो अगले दो भी रटवाते हैं। जो इसको समझाता है ना, उसके लिए अगले दो समझाना बहुत मक्खन है। तो इसको समझेंगे तभी वो दोनों चैप्टर मक्खन वाला ही चलेंगे। ठीक है जी, चलो बाबू चार मेन हेड है। सबसे पहले शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर फंड, देन बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटी, देन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सबके सब हेड हैं, सेकंड का सब हेड कोई नहीं है। बेटा एक अभी 19 में ना मैंने फर्स्ट टाइम पर बैच लिया अकाउंट्स का, उसके बाद बेटा 21 में लिया कोविड में। ठीक है ना, उसके बाद अब तीसरा साल लगातार है। ठीक है, तो जब 2018-19 में लिया, बीच में 3 साल का गैप। 2018-19 में ना बोर्ड के प्रैक्टिकल लेने बहुत सारे, हर स्कूल में अलग अलग टीचर आते हैं। ठीक है ना, और जनरली क्वेश्चन इस बुक से तो शौक है, क्योंकि क्या होता है जब आपका 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसमें 10 मार्क्स का तो रिटर्न एग्जाम है, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन रेशो से आता है इसी बुक का दूसरा चैप्टर, 6 नंबर कैश फ्लो आता है इसी बुक का तीसरा चैप्टर, 10 नंबर का तो यहीं से आता है। इसलिए बोल रहा हूँ इसको तो खा के जाना है, 10 तो ये लूट लो। ठीक है, हैं? अरे वो ठीक है, जो भी पॉलिसी होगी, मैं तो भी पुरानी बात बता रहा हूँ, रुक तो जा मैडम। ठीक है, तो 10 नंबर का तो ये है बाबू, 6 की फाइल है और 4 नंबर का वाइवा है जो टीचर सुनता है, और वो भी इसी बुक से सुनता है, क्योंकि जब जनरली बेटा बच्चा इसी बुक को पढ़कर आया होता है। अब बाबू एक मेरे बच्चे से टीचर ने क्वेश्चन करा कि अच्छा तो वो सब ऐड बता, नॉन करंट लाइबिलिटी एल्डोल। टीचर कहता है ये क्या है? कहता बताता हूँ। ठीक है ना, मैंने सबके शॉर्टकट डिजाइन करे हुए हैं याद करने के लिए। ठीक है ना जी, ये पहला पहला वर्ड, इसका शॉर्टकट है, हम बोलते हैं एल्डोल। कहता अच्छा, उसने बता दिए चारों। कहता अच्छा तो तू बता करंट लाइबिलिटी कैसे बताएगा? कहता है एस्टोस, एल्डोल, एस्टोस। कहता है अच्छा नॉन करंट लाइबिलिटी बता, नॉन करंट एसेट्स बता, अभी पढ़ नहीं रहे हो आप, तो बोलते हैं एफ&डी। कहता है अच्छा करंट बता, कहता है सिट CSO। उसने सारी सुना दी भाई, 1 मिनट में खत्म करके आ गया पूरी बैलेंस शीट टीचर के सामने। टीचर कहता है अच्छा, वो बिजनौर पढ़ाता था। कहता मुझे लिखवा भाई, ये तो कैसे याद करता है। ठीक है ना सर, कईयों ने कॉपी करे, कईयों ने, यकीन मानिए इस चीज को। ठीक है ना, मैंने कईयों को सिखाए हैं, ये ऐसे ही याद कर रहे हैं। आज भी पिछले साल के किसी बच्चे से पूछे ना बैलेंस शीट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है आदमी, उसे कंपनी एक्टिव फाइनेंशियल्स याद नहीं होते। और एक 12th क्लास का बच्चा मेरा खड़े कर दो पोस्ट ग्रेजुएट के सामने, बैंड बजा के आ जाएगा उसकी। ठीक है जी, और याद ऐसे ही होगा। ठीक है ना, इसका शॉर्टकट है बेटा एल्डोल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एस्टोस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग। ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे एल्डोल और एस्टोस। समझ आ रही बात? अब बेटा मैंने आपको कहा था कि पेपर कई बार सिंपल होता है, आपसे मेन हेड पूछ लेता है, कई बार और सिंपल होता है, आपसे सब हेड पूछ लेता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेट करना हो, मैं अभी आपसे कहूँ बेटा डिबेंचर का मेन हेड और सब हेड बताना, तो बेटा देखो अभी आपको कहीं दिख रहा है वर्ड डिबेंचर हुआ, पर आपको बता देता हूँ बेटा डिबेंचर है।
तो मेन हेड इज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सब हेड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं पूछूं क्रेडिटर कहाँ आते हैं जी? अभी तो कुछ नहीं पता, पर ट्रेड पेबल में आते हैं। तो बाबू ये रहा सब हेड, ये रहा मेन हेड। तो आप समझ सकते हो कॉम्प्लिकेट कितना हो सकता है, कि लंका लगाई जा सकती है, इतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ये तो समझ रहे हो ना। और हर एक सब हेड में 8-8 9 9 बातें भी हैं। कोई ऐसा सब हेड भी मैं 13 बात बताऊंगा एक में। अदर करंट लाइबिलिटी भी 13 बातें बताऊंगा। 13 ऐसी भी चीजें हैं यहाँ, 13 13 बातें अंदर भी पढ़नी है अभी इसके। समझ रहे हो ना बेटा? तो ये कॉम्प्लिकेट बहुत हो सकता है। ठीक है। और टीचर आपको पता ही है क्या चाहता है आपसे। तो बेटा वो आसान नहीं चाहता, और आसान होगा नहीं 12th में, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। मुश्किल ही पढ़ना है। ठीक है जी। अब बेटा सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। अब मुझे करना क्या है बेटा, वो यहाँ पर ना ये जो सेकंड कॉलम है इसमें ना मैंने लिखा हुआ है नोट नंबर। मैं एक नोट लिखूंगा शेयर कैपिटल पर, रिजर्व एंड सरप्लस पर लिखूंगा दूसरा नोट। अब मैं आगे की बात करने से पहले एक बात बता देता हूँ। सर कंपनीज ये नोट नंबर का कॉलम क्यों इस्तेमाल करती हैं? वो तो ठीक है, पर क्यों यूज कर रहे हैं बाबू? ऐसा होता है, देखो चलो मैं क्लियर पिक्चर देता हूँ आपको। 11th क्लास और अभी जितनी 12th क्लास पढ़ी है, मान लो बेटा मैं आपको बोलता हूँ मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और डेटर का प्रोविजन है। मैं क्या करता हूँ, ये लिखा डेटर मान लो 1 लाख, यहीं कर दिया इसका माइनस प्रोविजन मान लो कुछ भी है 5,000, और लिख दिया 95,000। कर देता हूँ ऐसी कैलकुलेशन। ठीक है। या कैश लिख रहा था, अगर कोई पार्टनर कैश लाया, एडमिशन याद करो कैपिटल यहीं पर ऐड कर देता था, सी की कैपिटल, यहीं बेटा वो गुडविल है, यहीं प्रीमियम वो गुडविल। सर भूल जाओ, यहाँ कर सकते हो। यहाँ अगर आपने कुछ भी दिखा दिया ना, ये प्लस और ये माइनस, चल भाई सही, तुझे बैलेंस शीट बनाई थी, ये काटा और ये पकड़ जीरो और कर बैठता। बेटा यहाँ आपको जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो सब नोट्स में होगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मेरी कंपनी के पास 10 तरीके के रिजर्व हैं, भाई पार्टनरशिप में भी कुछ रिजर्व के नाम पढ़कर आते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटेनेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस पढ़कर आते हो ना नाम। अगर मान लो 5 ही हैं, यही 5 है, एक 20,000, एक 10,000, एक 1 लाख, एक 1.5 लाख है, ऐसे 5 है, और मुझे लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस के सामने, तो बेटा पहले मैं लिखूंगा यहाँ नोट नंबर 2, नीचे बनाऊंगा नोट नंबर 2 नोट्स टू अकाउंट्स में, और बताऊंगा कि मेरे पास ये 5 रिजर्व हैं और पांचों का टोटल मिलाकर कुछ भी आ रहा है 5.5 लाख, और यहाँ सीधा फिगर लिखूंगा 5.5 लाख। यूजर क्या करेगा, अगर उसको जानना है ये 5.5 लाख कैसे आया, तो वो रेफर करेगा नोट नंबर 2 और वो वहां पर देखेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो बेटा शेयर कैपिटल के लिए मैं नोट नंबर 1 बना रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2। मैं सब में एक्सप्लेन करूंगा, मेरे को तो फिगर नहीं लिखवानी ना, मैं तो नोट में ही लिखूंगा कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है जी। बाबू शेयर एप्लीकेशन मनी, सॉरी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपकी बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है, क्या क्या आपके कोर्स में नहीं है, क्या क्या चीज़ों पे जज नहीं करेंगे, पर हाँ इंट्रोडक्शन सबका दूंगा। अगर तुम्हें जानना है ना ये क्या होता है, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे दिल में भी एक तमन्ना है, मुझसे सीख कर जाओ तो ऐसा सीख के जाओ जो कोई नहीं पढ़ाता शहर में। ठीक है, ये मैं पक्का बताऊंगा। अच्छा अच्छा, की बैंड बजी हो। ठीक है जी। सर दूसरा सबेड पे भी आपको जज नहीं किया जाता, और इंट्रो में दूंगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, डेफर्ड लायबिलिटी पे जज नहीं किया जाता, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे जज नहीं किया जाता, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इन नोट नंबर पे मुझे डिटेल डिस्कशन करना है। ठीक है। और अकेली लाइबिलिटी साइड शायद 3 दिन में खत्म होगी, मतलब ये 2 लेक्चर और लगेंगे, और एसेट साइड 2 से 3 दिन वो लेगी। ठीक है। फिर SPL आएगा, जिसको आप 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बोलते हो, उसको हम बेटा SPL बोलते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी।
कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बाबू, चाहते तो आप छुट्टी हो जाए पर ऐसे होगी नहीं ना जैसे टाइम देख रहे हो। लो, करंट लायबिलिटी क्या होती है? नहीं, सिर्फ करंट ईयर के। नोट्स टू अकाउंट्स कभी प्रीवियस ईयर के नहीं बनते, नोट्स टू अकाउंट्स हमेशा करंट ईयर के बनते। रुक जा, तू अभी एडवांस क्वेश्चन मत कर, तुझे भी पता है जब मैं करा दूंगा तो तेरी कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। ठीक है ना जी? चलो बाबू, अभी मैंने जो बात लिखी ये तो समझ में आई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं? चल बाबू, आज की एक आखिरी बात मेरी तरफ से, करंट लायबिलिटी क्या होती है 11th क्लास की डेफिनेशन बताओ। अगर 11वीं पास हो, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, वापसी लौट जाओ। सारे स्कूल में आज तुम्हारे नाम की एप्लीकेशन डालता हूँ, ये गलती होगी तुमसे, इन्हें वापसी पकड़ो 11वीं में। क्या होती है करंट लायबिलिटी? विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ। ठीक है ना? यार तू रुक जा यार, अभी हमारे यहाँ बिल्ली हमारी थोड़ी म्याऊं करेगी, अभी तेरे को परसों ही बताया मैंने, ये रुक जा तू। हाँ, ज़्यादा ही एडवांस चल रही, मैं भी तेरी लंका लगाने पे आ गया। लंका, पंगा मत ले मुझसे। सर, क्या होती है करंट लायबिलिटी? 11th क्लास में यही पढ़ते थे, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ। हर वो लायबिलिटी जो बेटा 12 महीने में पे होनी है वो करंट है। और बेटा नॉन करंट क्या है? जो बेटा 12 महीने के बाद पे होनी है। पर यहाँ लेकिन एक्ट ने करंट लायबिलिटी को ऐसे डिफाइन नहीं किया है। आपकी वो 11th वाली बात है, पर उसमें एक एडिशन है। ठीक है ना बेटा? यहाँ करंट लायबिलिटी क्या है? विच इज expected to be paid, which is expected to be paid within 12 months or paid within operating cycle। बाबू, हर वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होगी, चाहे वो 12 महीने में पे हो जाए, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए। अब यार ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या भला होता है? ये तो समझ में आ गया। हाँ मैडम, अब बताओ। मतलब अगर मैं ऐसे बता दूं ना, ये कल उठ के सारे आएंगे नहीं यहाँ पे। चलो, मैंने कहा था मौका तो हमारा भी आएगा, ऐसे थोड़ी देर को छोड़ देंगे। तो 16वीं क्लास की बातों पे तुम हमें छीन लेगी। ठीक है? यार तो कूल ही रही है, रुक तो तू भी नहीं रही जब से मैंने शुरू किया चैप्टर। बेटा करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। चाहे 12 महीने में पे हो जाए, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल में, वो करंट लायबिलिटी है। और ऑपरेटिंग साइकिल हमारे लिए अब नई बात है, 11th में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है जी बाबू? एक फर्म है, कुछ भी समझ लो बेटा, किसी का भी नाम ले लो, मेरी फेवरेट फर्म की बात कर लेते हैं, ब्लैकबेरी। ठीक है? करता क्या है ब्लैकबेरी? फंक्शनिंग पता है आपको? कपड़ा खरीदता है, कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है, फिनिश गुड्स बन जाता है, बेच देता है। यही करता है। ठीक है? फिनिश गुड्स में सूट शर्ट पैंट जो भी बनाता हूं बेच देता है, ऐसे ही होता है बाबू। यानी कि प्रोडक्ट सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल, उसके बाद बेटा वो कन्वर्ट होता है WIP, उसके बाद बेटा वो कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स, उसके बाद बेटा वो उधार पर बिकता है, और उसके बाद बेटा कैश रियलाइज होता है। मेरी तरफ देखते जाना, काम की बात होगी बहुत। सर आपने फैब्रिक खरीदा, आप ब्लैकबेरी हो, आपके लिए फैब्रिक इज अ रॉ मटेरियल। ठीक है बाबू? फैब्रिक खरीदा, आप क्या करते हो बेटा? जब धागे का दाम सस्ता होता है मार्केट में, तभी फैब्रिक खरीदना चाहते हो ताकि आपको सस्ता मिले।
देखो बड़ी कंपनी के लिए आप समझ सकते हो बेटा, छोटी आपने सामान दो क्वांटिटी चार खरीदना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़ी फर्म को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बेटा वहाँ वो लाखों थान कपड़े का खरीदते हैं। समझ सकते हो ना बेटा, एक बड़ी फर्म जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है उसका काम क्या है। तो आपको जब सस्ता मिलता है आप तब ऑर्डर दे देते हो। ऐसा भी हो सकता है आपके स्टॉक में पहले से ही रॉ मटेरियल और भी पड़ा हो, ठीक है। आपने फैब्रिक खरीदा और वो 2 महीने तक आपने बेटा निकाला ही नहीं, 2 मंथ तक बेटा गोडाउन में पड़ा रहा, फैब्रिक का कुछ नहीं बिगड़ रहा, पुराना फैब्रिक यूज हो रहा है, ठीक है जी। आपने आज फैब्रिक निकाला, अगर आप देखते हो बड़ी फर्म को, या आप सहारनपुर के एंगल से तो बात जानते होंगे, बहुत सारे यहाँ पर हीरन मरान में फैक्ट्रीज है। क्या करते हैं बेटा, बहुत हौजरी गुड्स बनता है सहारनपुर में, तो फेमस मंडी है। सर क्या होता है, पहले कटिंग होती है, कटिंग होती है, क्या होता है, एक मास्टर आता है बेटा, कटिंग करता चला जाता है, कटिंग करता चला जाता है, कितने दिन तक तो कटिंग ही हो रही है। और बेटा जब शुरू होगा तो सीधा स्टिचिंग भी शुरू होगा। ऐसे ही होता है ना बेटा, एक ड्राफ्ट किया होता है उनका फॉर्मेट और साइज, उसके हिसाब से कटिंग करते चले जाते हैं। अगर कभी देखा हो, लाइव देखा हो, कभी सुना हो, ऐसा ही होता होगा, ठीक है। सर अगर मैंने किसी प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ रॉ मटेरियल में क्या फर्क होता है, आईपी क्या चीज होती है और फिनिश गुड्स क्या होता है, दुनिया नहीं डाइजेस्ट कर पाती इन चीजों को। सर आपने जो फैब्रिक खरीदा ब्लैकबेरी के लिए, फैब्रिक क्या है, रॉ मटेरियल। जब सूट शर्ट पैंट तैयार हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स। लेकिन बेटा वो फैब्रिक जिसके ऊपर कटिंग हो चुकी है एंड स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग, वो क्या है, उसे बोलते हैं WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि बेटा वो जो जिस रॉ मटेरियल के ऊपर कटिंग हो चुकी है ना, वो अपना रॉ मटेरियल का कैरेक्टर छोड़ चुका है और वो फिनिश गुड्स बनानी है, एक प्रोसेस होकर साइड में पड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं WIP। समझ में आ रही है बात। और मैं बोलता हूं WIP में मेरा स्टॉक पड़ा रहा बेटा 1 महीना, ठीक है जी, फिनिश गुड्स बना, ठीक है, सूट शर्ट पैंट तैयार हुए नहीं, क्योंकि पुराना भी बहुत स्टॉक था, पुराना बेचता रहा, ठीक है जी। 3 महीने बाद बेचा उधार पर, सोर्स में मान लो ब्लैकबेरी ने 2 महीने उधार पर बिका और 2 महीने के बाद कहीं कैश आना शुरू हुआ। सर ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि रॉ मटेरियल से पहले WIP बनता है, उससे फिनिश गुड्स बनता है, वो उधार पर बिकता है, और जब पहला कैश आ जाता है, ये पूरा एक साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। कुछ कंपनीज में 3 महीने का रहता है, कुछ में 5 का, कुछ में 7 का, और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 2-2 साल बढ़ा है, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, पर अगर एग्जांपल देना हो तो लिकर कंपनीज, सर उनका साइकिल 2 साल बढ़ा है। वो पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मुझे नहीं पता किससे बनाते हैं, सर उसको सड़ाया जाता है 1.5 साल, वो WIP में पड़ा रहता है 1.5 साल। फिर फिनिश गुड्स बनता है, उधार पर बिकता है, और ऐसे इंडस्ट्री में उधार भी 6-6 महीने का है, और फिर कहीं जाकर कैश रियलाइज होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल 2-2 साल बड़े भी हो सकते हैं कुछ कंपनीज के। अगर उस कंपनी में 2 साल में अगर कोई लाइबिलिटी पे हो गई हो तो वो भी करंट लाइबिलिटी है, जनरल नॉलेज फेल। क्योंकि यहाँ डेफिनेशन क्या है, अरे वो लाइबिलिटी जो 12 महीने में पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए वो करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड क्लियर हुआ, PhD हो गई आज, आएगा ये अभी बिजनेस में आएगा परसों या कल, ये टर्म आएगी अभी बिजनेस स्टडीज में। सर क्लियर है बात, पक्का से। अब पढ़ तो सब ले नहीं है ना स्कूल में ऑपरेटिंग साइकिल, लॉर्ड महावीरा वालों ने, पता किसी को कुछ नहीं होगा, ये हवा में होती है बातें स्कूलों में, ओके ना बात। सर मुझे बताओ पहले जो मैंने बात बोली क्लियर है कि नहीं, कि 12 महीने में पे हो या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो वो करंट लाइबिलिटी है। और अगर लिकर कंपनी है जहाँ 2 साल जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर आपने 21 महीने में भी कोई लाइबिलिटी पे कर दी तो वो भी करंट हो जाएगी इस डेफिनेशन के हिसाब से, पक्का से, कोई दिक्कत तो नहीं। एक आखिरी बात, मैं आखिरी कहते कहते ऐसे 20 मिनट लगा देता हूँ, पता नहीं क्यों,
पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये आखिरी कहते कहते 20 मिनट लगाना। ये मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ऐसे। लो बाबू, मैंने एक कॉलम बनाया ऑपरेटिंग साइकिल का, और एक कॉलम है लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। बाबू मुझे ना, मैं बहुत सारे केसेस बना रहा हूँ यहाँ पर, मुझे आइडेंटिफाई करना है विच लाइबिलिटी इज करंट लाइबिलिटी एंड विच लाइबिलिटी इज नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, मैं कुछ केसेस बना रहा हूँ, इसमें मुझे सोचना है। ठीक है जी, मेरी तरफ देख रहे हैं सब। मान लो मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ, लाइबिलिटी मंथ। मेरी तरफ देख रहे हैं सब। सर मुझे इस हर केस में सोचना है कि लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है। करंट लाइबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, और विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसा ही है ना? अब मैं आपको बेटा करने का तरीका बता रहा हूँ, कई बार पेपर में आ सकता है। तो बाबू आपको क्या करना है, हर वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी जो या तो 12 महीने में पे हो या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो, तो बेटा आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल को कंपेयर कर लेना और ये देख लेना विच एवर इज हायर, इन दोनों में से ज्यादा क्या क्या ज्यादा है, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने आने की, 15 महीने। और अगर ये 15 महीनों में पे हो रही है तो ये करंट लाइबिलिटी है। तब इन दोनों का जो हायर आएगा, अगर ये उसमें पे हो रही है तो ये करंट लाइबिलिटी है, अदरवाइज नॉन करंट है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, अब याद एक तो तरीका है, आप सिंपल सोचो, क्या ये लाइबिलिटी 12 महीनों में पे हो रही है? नहीं हो रही। क्या लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है? हो रही है, तो करंट है। एक तो तरीका, दोनों लगाओ अलग अलग। एक तरीका है पहले ही इन दोनों से हायर वैल्यू निकाल लो कि 12 महीने ज़्यादा है या ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, वो निकाल लो और उसमें देख लो पे हो रही है कि नहीं। तो आपकी मर्जी है करना कैसे, मैं ऐसे करता हूँ, कैसे आसान रहे। ठीक है जी, चलो अगर ये 14 महीने हो और ये 13 महीने हो तो सर सबसे पहला काम 12 और 13 विच एवर इज 13, क्या है 13 महीनों में पे हो रही है? नहीं, नॉन करंट। ठीक है, सिंपल। चलो बाबू 13 और 11, 12 और 13 विच एवर इज आया 13, क्या है 13 महीनों में पे हो रही है? हो रही है, क्या करंट। ठीक है बाबू, 9 और 12 विच एवर इज हायर 12, क्या 12 में पे हो रही है? हो रही है, करंट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। दूसरा तरीका भी समझ में आया ना? क्या सोचोगे इसको, क्या 12 महीनों में पे हो रहा है? हो रहा है, तो क्या है करंट। ऑपरेटिंग साइकिल देखा ही नहीं। क्या ये 12 महीनों में पे हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 12 महीनों पे हो रहा है? नहीं। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रहा है? नहीं, ऑपरेटिंग में भी नहीं पे हो रहा, तो ये नॉन करंट। क्या ये 12 में पे हो रहा है? नहीं। लेकिन क्या ऑपरेटिंग में पे हो रहा है? 15 में हो रहा है? हो रहा है, तो करंट। चाहे ऐसे ऐसे सोचना है सोच लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है जी, पक्की बात। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय।